गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए पॉलिटी जो होता है सीडीएस एग्जामिनेशन में बहुत ही ईजीएस्ट सेक्शन होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो पॉलिटी के आपके फ्री फंड के नंबर होते हैं, अगर आप बहुत थोड़ा सा ध्यान लगा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अगर करके जाते हो तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not mentioned as a form of emergency in the constitution of India। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करी गई है। इमरजेंसी तीन टाइप की होती है ना भाई, एक्सटर्नल वॉर के केस में, फाइनेंशियल केसेस में, और आपकी प्रेसिडेंट रूल होता है। एक्सटर्नल वॉर का केस कब होगा? जब मान लो कि बाहर की कंट्री से हमें कोई थ्रेट हो, वॉर होने वाला हूँ, ठीक है, उस केस में मैं डाल सकती हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होगी? जब ये समझा जाए कि जो हमारे यहाँ पे फंड है, वो फंड जो है वो ख़त्म होने वाला हो, तब मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी बोल सकती हूँ। और प्रेसिडेंट रूल, मान लीजिए किसी स्टेट में जो डेमोक्रेसी है, जो अच्छे से काम होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, एक तरीके की जो नियम कायदे कानून चलने चाहिए, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं अच्छे से कर रही, तो प्रेसिडेंट हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो सारा अपना जो कामकाज होता है अपने हाथ में ले लेता है, उसको मैं स्टेट इमरजेंसी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? नेशनल इमरजेंसी बिल्कुल होती है, स्टेट इमरजेंसी बिल्कुल होती है, जिसी को मैं प्रेसिडेंट रूल भी बोलती हूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल होती है। क्या हेल्थ इमरजेंसी नाम की कोई चीज़ है क्या? नहीं है ना, तो मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल। आपको बताना है कि मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजन कौन सा नहीं होता है। मनी बिल का अगर मैं आर्टिकल पूछूं तो कौन से आर्टिकल में आता है? वही 110 है ना। अगर मैं जॉइंट सीटिंग का पूछूं कौन सा होता है भाई? 108। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट है, ध्यान रखना। वहां पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में हमेशा जब भी नोट वर्ड आए ना, उसको सर्कल कर लेना। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रीमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस बिल्कुल होता है ना। ठीक है, मनी बिल इज बेसिकली जब आपके फंड, आपका कंसोलिडेटेड फंड, कंटेंजेंसी फंड से कितना आपका पैसा निकल रहा है, वो सब चीज़ें भी आएंगे ना, मनी बिल में काउंट होती है। फर्स्ट वाला तो ठीक हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बिल्कुल होता है भाई। नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय द लोकल अथॉरिटी ऑफ द लोकल पर्पस, नहीं, आपकी लोकल अथॉरिटी से जितना भी आप तरीके के फाइन्स आएंगे, लाइसेंसिंग वाले फाइन्स आएंगे, वो आपके मनी बिल में नहीं काउंट होते। इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइन्स, रेगुलेशंस ऑफ एनी टैक्सेस बाय लोकल गवर्नमेंट, और जितने भी आपके लाइसेंसेज होंगे वो नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया ना। फोर्थ भी पढ़ ही लेते हैं, कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक है करके। कंसोलिडेटेड फंड और कंटेंजेंसी में मैं अगर डिफरेंस पूछूं तो क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड इज बेसिकली जब आपका जितना भी खर्चा होता है, प्रेसिडेंट की सैलरी, यूनियन गवर्नमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज बेसिकली जब आपके इमरजेंसी बेसिस के लिए जो पैसा रखा जाता है, मान लो पॉकेट होती है ना, हम सबकी पॉकेट होती है, हम जो क्लोथिंग वेयर करते हैं उनमें एक छोटी सी पॉकेट होती है ना, उसमें हम इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखते हैं कि कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। कंटेंजेंसी फंड उसी तरीके का समझ लो। कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कभी कोई एपिडेमिक आ जाए, तो गवर्नमेंट उसमें मिनिमम 500 करोड़ रुपए तक, 500 करोड़ से लेकर मैक्सिमम अमाउंट तक रखती है। ठीक है, ताकि जब काम आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा प्रोविजन रिलेटेड नहीं होता मनी बिल के केस में। एक और चीज़ याद रखना, मनी बिल के केस में आपकी जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिल कितने तरीके के होते हैं? ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। सिर्फ मनी बिल के केस में आपकी जॉइंट सीटिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कमिटी ऑन द एस्टीमेट कमिटी इज एन एड हॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, एड हॉक नहीं होती है भाई लोग। नेक्स्ट है, कमिटी ऑन द रेलवे कन्वेंशन इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं होती। उल्टा कर दिया ना इन्होंने,
ठीक है। एस्टिमेट कमेटी क्या होती है? एक तरीके की फाइनेंशियल कमेटी होती है ना, टोटल कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। एस्टिमेट कमेटी इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, तो एड हॉक नहीं होती है ये, याद रखना। रेल कमिटी ऑन द रेलवे कन्वेंशन इज अ स्टैंडिंग कमेटी, नहीं, स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं होती, ठीक है। इसमें टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, 12 आपके लोकसभा से आते हैं और 6 आपके राज्यसभा से आते हैं। इसमें 12 लोकसभा से, 8 राज्यसभा। इन्होंने ना स्टेटमेंट उल्टी कर रखी है। रेलवे जो है वो एक तरीके की एड हॉक कमेटी है, और ये जो कमेटी ऑन एस्टिमेट कमेटी है, ये एक तरीके की स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, उल्टा कर दिया। Which one of the following is not a character sketch feature of Indian federalism? आपको बताना है कि भारतीय संघवाद का ऐसा कौन सा फीचर है जो नहीं है। The federating unit constituted to form union, ये तो बिल्कुल ही ठीक दिया हुआ है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो आपका मिलके एक तरीके का यूनियन बनाते हैं, ठीक है। नहीं, मतलब ये वाली चीज़ इन्होंने गलत दी हुई है। रेसिड्यू पावर वेस्ट इन द सेंटर, हमारे जितनी भी संघ की शक्ति है वो हमारे सेंटर पे निहित होती है, ये वाली ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप बिल्कुल है, इंडिया में हो तो आपके पास सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। अगर आप किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप से टर्मिनेट मिल जाएगा, आपको हम निकाला कर देंगे। नेक्स्ट है एन एक्सक्लूसिव यूनियन एंड करंट लिस्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, नॉट पूछा हुआ था ना। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया as it stands amended include which of the following? आपको बताना है कि आर्टिकल 19 के अंडर कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इंक्लूड होते हैं। आपको कितने फंडामेंटल राइट्स मिले हो? चलिए सबसे पहले ये बताइए फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है। देखिए फर्स्ट में आपका यूटी, सेकंड में आपका सिटीजनशिप, थर्ड में आपका फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में पहला कौन सा है? इक्वलिटी का, और दूसरा कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, जो कि 19 से 22 तक स्टार्ट होते हैं। तो इनमें पूछा हुआ है कि 19 का जो फेज 19 है उसमें कौन कौन सा आर्टिकल इंक्लूड है। देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल है भाई। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी असेंबली बना सकते हो लेकिन आप अपने पास हथियार नहीं रख सकते। टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, नहीं, ये वाली चीज़ इन्होंने गलत दे दी। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप किसी भी टेरिटरी में जाके कर सकते हैं लेकिन बिना कुछ दंगा करे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं साउथ इंडिया में चली जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं दंगे स्टार्ट कर दूँ कि यार ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम मुझे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है तो मैं तो जा सकती हूँ। जा सकते हो लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हुई है ना, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड को नेगलेक्ट करती हूँ तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। मुझे लगता है यूपीएससी नोट वाले ज़्यादा पूछने लग गई है क्योंकि बच्चे डेप्थ में पढ़ के जाने लग गए, तो उनको ये होता है कि यार ठीक वाले तो पता होंगे, गलत वाले पूछते हैं। चलो, इट कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट आपके जितने भी आपके यूनियन गवर्नमेंट होते हैं उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, ये तो करेगा। An election commission can be removed from his office without the recommendation of the chief election commission. नहीं, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इलेक्शन कमीशन का जो रिमूवल होता है ना वो सेम होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाती है ना, जिसमें आपका पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, और एक ऐसा जुरिडिक्शन पर्सन जिसको लीगल प्रोसीडिंग की जानकारी अच्छी मिली होती है, ठीक है। तो बी वाली स्टेटमेंट गलत आ गई, तो हमारे पास ऑप्शन ही आ गया बी, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट।
देख रहे हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है ना यूपीएससी। इक्वालिटी ऑफ अ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फाइंड मेंशन इन द प्रेम्बल, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। आपकी समानता को लेके, सबको एक जैसा अधिकार मिले, इस चीज़ का आपका मेंशन करा हुआ है ना प्रेम्बल में, बिल्कुल करा हुआ है। द एक्सप्रेशन यूनिट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वॉज नॉट देयर इन द प्रेम्बल सिंस इट्स बिगिनिंग, ये वाली ठीक भी ठीक है। जब आपकी इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये हम लोगों ने बाद में ऐड करा था ना, सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी बाद में ऐड करा गया था ना 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब फिर से इन्होंने नॉट पूछ लिया, एक बार सही पूछ रही है, एक बार गलत पूछ रही है। इज नॉट मेंशन्ड एज अ ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि जो आप देखिए अभी हम देख के आए ना, फर्स्ट में क्या आता है यूटी, सेकंड में क्या आता है सिटीजनशिप, थर्ड में क्या आता है फंडामेंटल राइट, फोर्थ में क्या आता है आपका डीपीएसपी, फोर्थ ए में क्या आता है फंडामेंटल ड्यूटीज आती है ना, टोटल कितनी है 11 है। कौन सी कमेटी ने करी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, और कौन से अमेंडमेंट से 86 अमेंडमेंट से। चलिए इनका एक बार आर्टिकल भी बता दूं, यूटी आता 1 to 4, ये आपका आएगा 5 to 11, ये 12 to 35, ये 36 से लेके 51, और फोर्थ ए 51A, ठीक है। आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, सो बिल्कुल ठीक है, ऐसा है ना, बिल्कुल करा सकते हैं। टू रिनाउंस प्रैक्टिस एंड डेरोगेटिव द डिग्निटी ऑफ द वुमन, बिल्कुल ठीक है ये वाली भी चीज़। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेचुरल कल्चर ना, हाँ ये नहीं दी हुई है भाई। टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये वाली भी ठीक दी हुई है। ब्रदरहुड को लेके आप अपने मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करो, ये सारी की सारी चीज़ दी हुई है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रही है, करके जाना अच्छे से, जो भी टॉपिक करो अच्छे से करना, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से करा और चलिए लक्ष्मीकांत खत्म हो गई। क्या दिया हुआ है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन द अथॉरिटी अदर देन द प्रेसिडेंट, ठीक है बिल्कुल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ all the members of the parliament and members of a state legislature। देखिए क्या घोटाला कर दिया यूपीएससी ने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, यहाँ तक तो ठीक डाल दिया, एक छोटा सा वर्ड गलत कर दिया, ऑल डाल दिया। ऑल नहीं आएगा ना, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर करते हैं भाई, नॉमिनेटेड थोड़ी करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल के नहीं करेंगे, और यूटी क्या दिल्ली प्लस पौंडीचेरी। अगर मैं प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछूं तो 52 से 62, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। टीवी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है, A person having held office as the president shall be eligible for the election second term, बिल्कुल टेन्योर 5 साल का होता है, री इलेक्शन कितने भी बार के लिए कर सकता है ना, ये तो आपका मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, which one of the following article of the Constitution of India required the Prime Minister of India to furnish information related to decision of the Council of Ministers to the President of India। आपको बेसिकली स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है भाई, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल बता दो कौन सा होता है, easiest question 78, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, जो मेजोरिटी में आपकी गवर्नमेंट बैठेगी, ठीक है। इलेक्शन मतलब कौन करवाएगा, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द, जो आपका प्राइम मिनिस्टर का प्रोसीजर है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट जिस भी लीडर को बनाना चाहेगी प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा आर्टिकल होता है, 78 होता है। और ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होता है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का,
आर्टिकल 78। नेक्स्ट देखिए, which one of the following statement is not correct? All the executive actions of the government of India are taken in the name of the president of India। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट, ठीक है। The President of India appoints a person as the Attorney General of India provided he or she is qualified to be the judge of the Supreme Court of the High Court। बिल्कुल ठीक है, दो वाली स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल तो पता होगा ना सबको कौन होते हैं। देखिए, मान लो मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, मुझे केस लड़ने के लिए किसी न किसी लॉयर की तो ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीगल लॉयर को हायर करेगी, तो वो कौन होगा? आपका अटॉर्नी जनरल होगा। सी, द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10%। ना 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 ना, 10% नहीं आएगा, 15% आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया ना करेक्ट आंसर, हमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट, the issue whether the section 377 of the Indian Penal Code violated of the article 21, 14, 15 of the Constitution of India was decided in which of the following cases। आपको इनमें से केसेस बताने हैं कि कौन से थे। ये आपका क्वेश्चन देखिए, जिन्होंने थोड़ा से डेप्थ वाला क्वेश्चन था, इसको अगर मैं कहूँ तो ये आपके स्किप करने वाला क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट, which of the following statement about the speaker of Lok Sabha is not correct? फिर से not correct। क्या है? he shall vacate his office if he is ceased to be the member of house of the people। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दी हुई है भाई। he may at any time resign by writing his resignation to the president of India। नहीं, डिप्टी स्पीकर आएगा, प्रेसिडेंट नहीं, डिप्टी स्पीकर आएगा ना, याद रखना। अगर मैं स्पीकर का जो वो पूछूं कि कौन सा आर्टिकल होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा का, कौन सा आर्टिकल रिलेट होता है? आर्टिकल 94, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। अगर मैं इसकी और पावर्स को बताऊं, मेंबर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? लोकसभा स्पीकर के पास होती है। मनी बिल के ऊपर आखिरी एसेंट देने की जो पावर होती है वो किसके ऊपर होती है? वो लोकसभा स्पीकर के पास होती है। मान लीजिए एक बिल है, उसके ऊपर लोकसभा ने एसेंट दे दी, राज्यसभा ने नहीं दी, तो उस केस में डेडलॉक आ जाएगा ना। तो डेडलॉक के केसेस में क्या होगा? प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। तो बेसिकली लोकसभा स्पीकर जो होता है बहुत पावरफुल बंदा होता है। आर्टिकल 94। नेक्स्ट देखिए, which one of the following statement about a bill of the amendment of the constitution of India is not correct? आपको बताना है कि not correct बतानी है। It is a governing by article 368 of the constitution of the India। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। Joint sitting can be restored to passing a bill for the amending, नहीं, देखिए आर्टिकल 368 आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। वो आपको सिंपल मेजॉरिटी से, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी से हर एक हाउस ऑफ द जो पार्लियामेंट होता है उसको पास कराना ही कराना पड़ता है। तो अगर ये वाला वर्ड ही गलत हो गया तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ठीक निकल के आ गया ना, नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए 2022 के सेकंड पेपर में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओनली, फर्स्ट पास द पास सिस्टम ओनली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ तक? 52 से 62, पार्ट 5th, ठीक है। ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे जो CDS पेपर में पूछे हुए थे। थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा। PYQ ही आपका ऑल अबाउट थोड़ी सी की होती हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन को उठाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।